सभी को नमस्कार। दोस्तों, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आज लेसन हम 3 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले 2 लेसन हम कवर कर चुके हैं। आप उन लेसन को ज़रूर देखना और आगे 2 लेसन और इसके बचेंगे, यानी टोटल 5 लेसन डिज़ास्टर मैनेजमेंट के होने हैं। तो 2 लेसन में मैं कंप्लीट करवा दूँगा और ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। टू द पॉइंट जैसे हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो 2023 और 24 के एग्ज़ाम देने वाले हैं। इनके लिए ये लेसन बहुत ही शानदार होने वाले हैं। इसके बाद में जैसे आप में से बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं कि इसके बाद में आप क्या पढ़ाने वाले हो? तो दोस्तों, मैं आपको नोट्स तो लगभग सभी सेक्शन के दे दूँगा, आने वाले दिसंबर तक, लेकिन टाइम लग जाएगा। आप जानते हो कि जीएस 2, जीएस 1 के भी काफ़ी लंबे सेक्शन हैं। तो जो मैं दिसंबर तक अपना मेंस पूरा तैयार करूँगा, आप लोगों के साथ मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, तो दिसंबर तक अपना पूरा मेंस का तैयार हो जाएगा, तो नोट्स तो आपको लगभग टॉपिक के मैं दे दूँगा। लेकिन जैसे इसके बाद में हम पढ़ेंगे जीएस 3 के अंदर जो साइंस एंड टेक है वो नहीं पढ़ा पाऊँगा, उसके केवल नोट्स मैं दे पाऊँगा। नोट्स भी अभी पॉसिबल नहीं होंगे, ठीक है? तो साइंस और टेक आप अपने से पढ़ सकते हो। लेकिन जो एग्रीकल्चर और इकोनॉमी वाले काफ़ी सेक्शन है, 100 मार्क्स के उसमें क्वेश्चन आते हैं, तो वो मैं करवा दूँगा आपको। इसके बाद में वही शुरू करने वाले हैं और इसके बाद में हम जीएस 2 में जाएँगे, जहाँ पर गवर्नेंस के जो मुद्दे हैं वो आपको करवाऊँगा। आईआर में नहीं कराऊँगा, क्योंकि आईआर केवल करंट अफेयर पे आता है, तो आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहना। और पॉलिटी वाला सेक्शन है वो आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटी के अंदर क्या होता है, उनके भी मैं कभी वीडियो बनाऊँगा, जो एनालिसिस वाला मामला होता है ना, कि आपको कैसे तैयार करना चाहिए। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत के बाद में क्या करना चाहिए, आपको करंट अफेयर से पढ़ना चाहिए। और जीएस फर्स्ट के कई सारे मुद्दे हैं, जैसे उसमें जो छोटे वाले सेक्शन है सोसाइटी वाले, वो मैं आपको करवा दूँगा। तो ज़्यादा आप मतलब ये कोशिश करना कि आप अपने से भी सेल्फ स्टडी करते रहो। ज़्यादा आप मुझ पर डिपेंड मत रहना कि क्योंकि आपको ये लगता है कि मैं सब कुछ करा दूँगा, तो सब कुछ तो नहीं करवाऊँगा। आपको एक तरीका बता सकता हूँ सेल्फ स्टडी का, वो करवा सकता हूँ, लेकिन बहुत कुछ करवा दूँगा। आपने ये देखा कि इससे पहले हम एथिक्स पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, एसे राइटिंग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। तो आप में से अभी नहीं देखा आपने, तो प्लेलिस्ट में जाकर देखना। बहुत ही शानदार इनिशिएटिव हमने शुरुआत की है और ये आगे लेके चलते रहेंगे। हमारे जो लेसन होंगे हमेशा आप लोगों के लिए फ्री में होंगे। कभी भी मतलब आप लोगों से ऐसा नहीं बोला जाएगा कि हम पेड कर देंगे, कभी ऐसा नहीं होगा। पहले भी नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन हम ऐसा कुछ प्लान करें, जैसे बहुत सारे दोस्त जो है कमेंट करते हैं या पर्सनल ईमेल करते हैं कि सर, हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। तो सपोर्ट में ये है कि यार, मैं तो अपनी तरफ से बहुत ही कम कहता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करो, लेकिन फिर भी आप लोगों की इच्छा है, तो मैं आज मैंने लिंक क्रिएट किया अपने चैनल के लिए, क्राउड फंडिंग का, जिसमें मतलब आप अपनी इच्छा से योगदान दे सकते हो, किसी पर दबाव नहीं है। मैं किसी को नहीं बोलूँगा कि आप इतना ही कीजिए, वो कीजिए ना, कभी नहीं कहेंगे। बस ये चैनल के लिए ज़रूरी था कि कुछ मतलब डोनेट बटन स्टार्ट किया जाए। तो आप लिंक इसका देखना, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, यहाँ पे आप स्लाइड में थोड़ी-सी डिटेल देख सकते हो और लिंक देखना, उस पर आप चाहो तो अपनी मर्ज़ी से जो भी आप ₹1 ₹2 जो जो भी आपकी इच्छा है, डोनेट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि इसमें मैंने एक चीज़ देखा है कि बहुत सारे दोस्त जो हैं, यूट्यूब पर जो थैंक्स बटन आता है, उस पर पैसा डोनेट करते हैं, जैसे ₹100 ₹200 कई बार करते हैं। लेकिन आप जानते हो कि जो थैंक्स बटन वाला पैसा है, वो कंटेंट क्रिएटर को, या जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे बहुत कम मिल पाता है। क्यों? तो मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ मत करो, थैंक्स बटन पे मत करो, या मतलब कई बार सुपर चैट वगैरह होती है, वो मत करो। आप चाहो तो यहाँ पे डोनेट, जो मैं बटन दे रहा हूँ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ कर सकते हो। ठीक है, एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। क्योंकि बहुत लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, क्योंकि ईमेल भी करते हैं, तो आज इसके लिए मैंने कोशिश की, चलो क्राउड फंडिंग करते हैं, कुछ इनिशिएटिव लेते हैं, ताकि हमारी जो फ्री इनिशिएटिव है कभी डिस्टर्ब ना हो। हम फालतू में किसी चक्कर में पड़ेंगे भी नहीं, ना कोई बड़े प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ेंगे, अपना प्लेटफ़ॉर्म हमेशा आपके लिए फ्री में होगा। ऐसे ही हमेशा आपको फ्री में गाइडेंस मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये टॉपिक जो आज का है हमारा, प्राकृतिक आपदा वाला है। तो प्राकृतिक आपदा में मुख्य रूप से जो क्वेश्चन आए, जैसे प्राकृतिक आपदा तो बहुत सारी है, लेकिन क्वेश्चन किस टाइप के हैं? लास्ट 7-8 साल के यदि आप पेपर देखोगे, तो ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से हैं, उनको हम देखने वाले हैं और नोट्स बना के आपको बताने वाला हूँ। जैसे, और अपने नोट्स ऐसे भी होते हैं कि यदि आप उन नोट्स को देख के फिर क्वेश्चन हैंडल करते हो, तो देखना, आप में से लगभग एस्पिरेंट इस बात के लिए एग्री होंगे कि क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है कि भूकंप संबंधित संकटों के लिए भारत की सुविधा, भूकंप संबंधित संबंधित संकटों के लिए भारत की सुविधा की विवेचना कीजिए। यानी भारत में कहाँ-कहाँ भूकंप की घटनाएँ होती है, जो अपने ज़ोन है, भूकंप के ज़ोन है, उसको आप बता सकते हो। और कुछ एग्ज़ाम्पल आपको पता होने चाहिए कि पिछले 3 दशकों में भारत के विभिन्न भागों में भूकंप के द्वारा उत्पन्न बड़ी आपदाओं के उदाहरण। अब देखो, ये मतलब थोड़े बहुत आपके पास डाटा फैक्ट होंगे, तो इनको लिखना बहुत आसान हो जाएगा और उनकी प्रमुख विशेषताओं के साथ दीजिए। मतलब उदाहरण जो विशेषताओं के साथ बताना है, थोड़ा बहुत आप चाहो तो इसमें आपदा प्रबंधन का भी 1-2 पॉइंट ऐड कर सकते हो। इसके अलावा भूस्खलन के विभिन्न कारण क्या है? बहुत सीधा सपाट क्वेश्चन है, भूस्खलन के विभिन्न कारण क्या है? इसके प्रभाव क्या है? प्रभाव का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति के महत्वपूर्ण घटकों का उल्लेख कीजिए। इससे पहले भी 2019 में देखना क्वेश्चन आया। ये दोनों क्वेश्चन कौन से हैं? 2021 के आए हुए हैं और 2019 में भी ऐसे क्वेश्चन आया कि किसी भी आपदा प्रबंधन प्रक्रम में आपदा तैयारी का पहला कदम होता है। भूस्खलन के मामले में स्पष्ट कीजिए कि संकट अनुचित मानचित्रण किस प्रकार आपदा का अल्पीकरण करने में मदद करेगा। जैसे 2019 में मैं मेंस लिख रहा था, उस समय ये क्वेश्चन आया था, मैंने आसानी से इसको हैंडल किया, बहुत अच्छे तरीके से एक डायग्राम मैप भी बना के आए थे इसमें। इंडिया का मैप बना के आराम से इसको प्रेज़ेंट कर सकते हैं।
जैसे सबसे पहले हम आते हैं भूकंप पे। तो दोस्तों जैसे ऐसे क्वेश्चन आप देख रहे हो, तो आपको जब प्राकृतिक आपदाएँ जब पढ़ते हो तो आपका ध्यान इस तरफ होना चाहिए कि एग्ज़ाम में अंदर आपसे क्या पूछ सकता है। एक तो ये पूछ सकता है कि कहाँ-कहाँ संकट है, एक उसके प्रभाव क्या हैं और उसके समाधान क्या है। यदि आप हर एक टॉपिक को इस एंगल से पढ़ लेते हो कि रीज़न क्या है, उसके कारण क्या है, घटना जो घटित होती है, जो भी घटना घटित होती है, उसके कारण क्या है, उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है? ऐसा आपके पास हर एक टॉपिक ऐसे नोट्स होते हैं, तो आप लगभग काम कर सकते हो। जैसे भूकंप को यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो भूकंप में हम क्या करेंगे, अर्थक्वेक में हम बिल्कुल गहराई में नहीं जाएँगे, डीप में नहीं जाना है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे, एनसीईआरटी पढ़ते हो ज्योग्राफी की, या कोई अच्छे वीडियो आप देखते हो, तो वहाँ से कवर करना है, ज्योग्राफी एनसीईआरटी से आपको कवर करना है। यहाँ पे हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो आप ये शिकायत मत करना कि सर अर्थक्वेक को आपने तो छोड़ दिया, बहुत कुछ बताया नहीं। नहीं, हम यहाँ पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे ही फोकस करेंगे। ठीक है? तो अर्थक्वेक मतलब क्या है कि जो पृथ्वी या पृथ्वी की भूप्रपट्टी है, ऊपरी जो क्रस्ट है, एक तरह से आप कह सकते हो, ठीक है? ऊपरी जो हम जिस पर रहते हैं, उसमें क्या होता है, अचानक क्या होता है, ऐसी ऊर्जा रिलीज़ होती है, अचानक कंपन होता है, वही क्या है? भूकंप है। सामान्य परिभाषा रखना, जब भी अर्थक्वेक का क्वेश्चन आए, तो आप इंट्रोडक्शन में इसकी परिभाषा बता सकते हो। ठीक है, मुख्य कारण क्या होता है? अर्थक्वेक का मुख्य कारण होता है प्लेटों की गतियाँ। आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आपने पढ़ा कि किस प्रकार जो अपसारी सीमा है, अभिसरण सीमा या रूपांतर सीमा है, उनके किनारे अर्थक्वेक की घटनाएँ घटती है। विश्व में आप जहाँ-जहाँ अर्थक्वेक के ज़ोन देखोगे, सर्वाधिक जो अर्थक्वेक के ज़ोन आएँगे आपको मिलेंगे, अभिसरण सीमा में मिलेंगे, अपसारी सीमा में मिलेंगे। अभिसरण का मतलब होता है जहाँ 2 प्लेटें आपस में मिलती है, जैसे इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है, ये आपने देखा होगा। ठीक है, बहुत ही आसान है कि जैसे क्या होता है कि एक प्लेट, जैसे ये इंडियन प्लेट है, मानो ये इंडियन प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट है। ये जब दोनों प्लेट क्या है, स्थल वाली प्लेट है, जब दोनों आपस में टकराती है तो इनमें से कोई भी नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि दोनों स्थल वाली प्लेट है। जब इनमें से एक सागर की प्लेट होती या भारी प्लेट होती, सागर वाली, जल वाली प्लेट भारी होती है, उसका घनत्व ज़्यादा होता है, द्रव्यमान भी ज़्यादा होता है, वो भारी होती है, तो क्या करती है, वो नीचे की ओर सबडक्ट करती है। वहाँ पे क्या होता है, वोल्केनो आता है। लेकिन इंडियन प्लेट और यूरोपियन प्लेट में क्या आएगा, वलन की जो फोल्डिंग माउंटेन बनते हैं, जहाँ पर दोनों प्लेटें क्या होगी, स्थल वाली प्लेटें होगी, महाद्वीपीय प्लेटें होगी। तो भारत में ये होता है कि इंडियन प्लेट जब दबाव डालती है, मतलब उत्तर की ओर खिसकती है, हर साल आप जानते हो कुछ सेंटीमीटर खिसक रही है, तो यूरेशियन प्लेट के साथ जब टकराती है, तो जो भी फॉर्मेशन होता है, जो भी घटनाएँ घटती है, तो उसमें क्या होता है, अर्थक्वेक की घटनाएँ घट सकती है, वहाँ भूस्खलन आ सकते हैं। ज्वालामुखी तो यहाँ पे नहीं आता, आपने देखा होगा, हमारे यहाँ एग्ज़ाम्पल नहीं है, क्योंकि यदि एक प्लेट जल वाली होती, तो संभव होता कि हिमालय में ज्वालामुखी होती। जब शुरुआती हिमालय, जब 33 हिमालय बना था 33 महासागर पर, उस समय एक प्लेट क्या थी, एक प्लेट थी आपकी जल वाली। इसलिए क्या होता, उसमें शुरुआती स्तर पर जो महान हिमालय बना था, उसके अंदर अर्थक्वेक के साथ-साथ मतलब वोल्केनो के एग्ज़ाम्पल मिलते हैं, लेकिन आप वर्तमान में देखोगे, कभी आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि कभी हिमालय के अंदर ज्वालामुखी अभी क्यों नहीं फटती? तो उसका रीज़न ये है कि दोनों प्लेटें क्या है, महाद्वीप है। और आपने ये देखा होगा कि प्रशांत महासागर की जो अग्नि मेखला है, उसके अंदर क्या होता है, जब आप पढ़ते हो ज्योग्राफी के अंदर, तो वहाँ पे महासागरीय प्लेट का बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है, प्रशांत जो प्लेट है, तो उसके किनारों पे क्या होगा, बहुत सारी आपको वोल्केनो देखने को मिलेगा। और रूपांतर सीमा होती है जहाँ पर 2 प्लेटें आपस में बिना कोई ज़्यादा घटना किए एक दूसरे के ऊपर से नीचे से खिसक जाती है। तो वहाँ पर थोड़े हल्के भूकंप आ सकते हैं, बाकी ज़्यादा नहीं आते हैं। ठीक है, तो भूकंप के कारण क्या होते हैं, बड़े बाँध हो सकते हैं, प्राकृतिक चलो हमने देख लिया, कुछ मानवीय कारण भी हो सकते हैं, बाँध हो सकते हैं, खनन हो सकते हैं, न्यूक्लियर परीक्षण हो सकते हैं। ये अर्थक्वेक के मानवीय कारण हो सकते हैं। इसके अलावा भारत में जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो भारत में भूकंप की घटना कहाँ-कहाँ हो सकती है, कहाँ-कहाँ क्या कारण हो सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो एक तो हमने बड़ा कारण जाना कि जो भारत की प्लेट है ऊपर, जैसे इसको बोलते हैं हम अल्पाइन हिमालय बेल्ट बोलते हैं। यानी आप इस सामान्य शब्दों में इसको बोल सकते हो, हिमालय और यूरेशियन प्लेट का जो भी यहाँ पे प्लेट विवर्तनिक घटनाएँ होती है, उसके कारण क्या होता है, हिमालयन रीजन में भूकंप के बड़े ज़ोन देखने को मिलते हैं या बड़े भारी भूकंप देखने को मिलते हैं। तो भारतीय प्लेट का आपने एग्ज़ाम्पल दिया कि जो उत्तरी क्षेत्र में जो अर्थक्वेक आते हैं, उसका बड़ा रीज़न है, जो भी प्लेटों के बीच घटनाएँ घटती है, वो बता दिया आपने। इसके अलावा जैसे हम देखते हैं कि इस क्षेत्र में सर्वाधिक भूकंप कहाँ पे आएँगे, जो हिमालयन राज्य है उसमें आएँगे। इसके अलावा प्रायद्वीपीय पठार में भी क्या होता है, जैसे आपने ये देखा होगा कच्छ की बात करें तो कच्छ के अंदर भी कुछ न कुछ वहाँ पे प्लेट विवर्तनिक संबंधी घटनाएँ घटती है। इसके कारण वहाँ पे अर्थक्वेक, जैसे आपने देखा कच्छ का जो 2001 के आस-पास आया था, वो भारी भूकंप आया था। और प्रायद्वीपीय पठार में भी क्या होता है, भीमा और कृष्णा जो भ्रंश रहेगा उसके सहारे क्या होता है, भूकंप की घटनाएँ घटती है। एक्चुअल में आप इसको ऐसा समझ सकते हो, एक सिंपल वे में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे भारतीय प्लेट है, इसका एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि जैसे आप इसको ऐसा समझो, ये भारतीय प्लेट है ना? अब भारतीय उत्तर की ओर क्या हो रहा है, इसको यहाँ से देखते हैं हम। उत्तर की ओर ये क्या हो रहा है, यूरेशियन प्लेट से ऊपर टकरा रही है ना, तो कहीं न कहीं फ़ोल्डिंग तो पूरी इस पे पड़ेंगे। ऐसा थोड़ी ना, क्योंकि भारतीय प्लेट एक ही प्लेट है, इंडियन प्लेट अलग-अलग नहीं है। तो जब इस तरफ धक्का लगता है तो कहीं न कहीं पूरी जो प्लेट है ना, उस पे ऐसी घटनाएँ होगी, जो वलन की घटनाएँ होगी। जैसे हमारे यहाँ कई पर्वत भी ऐसे हैं जो
जैसे भ्रंशोत बोलते हैं या भ्रंश घाटी श्रृंखलाएँ भी बनती है, जैसे नर्मदा घाटी वाली, सतपुड़ा आस-पास में जो पर्वत है, वो क्या होते हैं सब फोल्डिंग की वजह से बनते हैं, तो पूरी प्लेट उससे प्रभावित होती है। तो ऐसे अर्थक्वेक के जो भ्रंश कह सकते हैं या घाटी कह सकते हैं, जिनके सहारे जो भूकंपीय ऊर्जा रिलीज़ होती है, तो ऐसे एग्ज़ाम्पल कहाँ देखने को मिलते हैं? प्रायद्वीपीय पठार में भी देखने को मिलते हैं। जबकि दृष्टिकोण देखें, हम एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण देखें, तो प्रायद्वीपीय पठार क्या है? एक स्थायी पठार है। वहाँ पे अर्थक्वेक जैसी घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी जैसे आपने महाराष्ट्र में कई भूकंप देखे होंगे या जो कृष्णा घाटी है, उसके आस-पास भी ऐसे कई बार अर्थक्वेक ज़ोन बनते हैं, तो उसमें भी ऐसी घटना घट सकती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो भारत में मुख्य रूप से आप समझ चुके होंगे कहाँ-कहाँ भूकंप की घटनाएँ घट सकती है और आगे हम इसको भूकंपीय जब ज़ोन को देखें तो उसमें पता लग जाएगा आपको। जैसे अधिकतम सतही जोखिम क्षेत्र कौन-सा है? हिमालयन क्षेत्र है, स्वाभाविक बात है कि अभी हम पढ़ के आए हैं। उत्तरी पूर्वी भारत में भी है और इसके अलावा नेपाल, भारत-नेपाल सीमा है, उत्तराखंड है, जम्मू-कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, कश्मीर घाटी है। ठीक है? और इसका मुख्य कारण हमने देख लिया कि प्लेट विवर्तनिक है। इसके अलावा यदि अधिकतम जोखिम में आप शामिल करो तो किसको शामिल करोगे? कच्छ, गुजरात को भी शामिल करना है। वहाँ पे भी ऐसी घटना घटती है, भारी भूकंप वहाँ पे आते हैं। 2001 का भूकंप इसका बड़ा एग्ज़ाम्पल है। तो ये आप बता सकते हो। इसके अलावा हम बात करें आगे अधिक सतही, तो अधिक सतही कहाँ? जो अधिकतम सतही वाले जोखिम उसके आस-पास के नज़दीक वाले क्षेत्र हो गए। इसके अलावा जैसे कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, आप इसमें लिख सकते हो। और यहाँ का कारण वही है, हिमालयन क्षेत्र वाली प्लेट विवर्तनिक घटनाओं के ही प्रभाव के कारण ऐसा होता है। मध्यम सतही वाले जो जोखिम क्षेत्र कहाँ पे आते हैं? जैसे मध्य भारत में हो गया, प्रायद्वीप पठार के कुछ क्षेत्र हो गए, पश्चिमी राजस्थान व पश्चिमी तट हो गया। यहाँ पे जो प्रायद्वीपीय पठार है उसमें जो भारी भूकंप की घटनाएँ देखी गई है, उसका कारण क्या है? कृष्णा भ्रंश रेखा के सहारे भूकंपीय गतिविधियाँ घटती है। इसके अलावा निम्न सतही जोखिम क्षेत्र है जो पूर्वी राजस्थान, मध्य यूपी, प्रायद्वीपीय पठार का कुछ क्षेत्र और तमिलनाडु, उड़ीसा में आता है। इसको ज़्यादा रटना नहीं है, थोड़ा-सा आप समझोगे ना, जैसे अभी आगे हम मैप देखेंगे, थोड़ा-सा समझोगे ना, आप आराम से इसको कर सकते हो। अति निम्न क्षेत्र आप जैसे समझ समझ लेते हो, जहाँ पे ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे अर्थक्वेक की घटना घटती ही नहीं है। जैसे दक्कन प्लेटू है, उड़ीसा है, दक्षिण-पूर्वी राजस्थान है, बुंदेलखंड क्षेत्र है और स्वर्णरेखा महानदी क्षेत्र है। तो ये आराम से आप इनको कर सकते हो और आपको मैप आना चाहिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो मेरा तो हमेशा मजबूत पक्ष में मेंस एग्ज़ाम में रहा है कि मैं मैपिंग अच्छी करता हूँ, इंडिया की और वर्ल्ड की। जब भी मुझे लगता है कि हाँ, ऐसा क्वेश्चन बनाना चाहिए और अ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप ऐसा भी करते हो, फ्लो चार्ट, मैप, डायग्राम बनाते हो, तो आपके भी अच्छे मार्क्स आएँगे। और आपको एक बात बताता हूँ, जैसे इस एक मैप आपको ये आता है, तो जो 2021 में जो क्वेश्चन आया था, आप पूरा कर लोगे। कैसे कर लोगे? जैसे आप ये मैप देखना यहाँ आराम से कि इस मैप में मैंने क्या दिखाया है, जितने भी इंडिया के जो अर्थक्वेक ज़ोन है, वो मैंने दिखाए हैं। साथ में क्या दिखाया है? एग्ज़ाम्पल भी दिखाए हैं। जहाँ-जहाँ आप देखोगे एग्ज़ाम्पल आप देखने को मिलेंगे, कहाँ-कहाँ कौन-सा भूकंप कब आया था। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन पे आते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा हैंडल होता है कि नहीं होता। जो भी हमने पढ़ा, जो भी हमारे पास नोट्स है, क्या उससे क्वेश्चन कर पाएँगे? देखना। भूकंप संबंधी संकटों के लिए भारत की वैधता, यानी जो भी भूकंप के ज़ोन है वो आपको बताने हैं, वैधता बतानी है, ठीक है। पिछले 3 दशकों में भारत के विभिन्न भागों में भूकंप की जो बड़ी घटनाएँ हुई है, उनके बड़े एग्ज़ाम्पल देके आपको बताने हैं, विशेषताओं के साथ में। तो ये मैप आप देखो, इसमें कुछ-कुछ एग्ज़ाम्पल आपके पास होते हैं। जैसे 3 दशकों की बात कर रहे हैं, 3 दशकों की बात करें तो आप 90 के दशक की ले लो, जैसे उत्तरकाशी वाला आपको याद हो, ठीक है। मुज़फ़्फ़राबाद, जम्मू-कश्मीर वाला याद हो, भुज वाला भूकंप बड़ा एग्ज़ाम्पल है। ये पुराने लातूर और कोयना वाले, ये तो चलो और पुराने हो गए। भद्राचलम 1969, जबलपुर 1997। तो कुछ एग्ज़ाम्पल आपके पास होंगे तो एग्ज़ामिनर आपसे इम्प्रेस होगा, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड क्या थी? यही तो थी। कुछ एग्ज़ाम्पल देके बताने हैं, कुछ केस स्टडी आपके पास हो तो उसको बता सकते हो। ठीक है? आगे जैसे प्रभाव, इसके प्रभाव क्या होंगे? सिंपल सी बात है, कोई भी आपदा घटेगी तो उसके लगभग प्रभाव क्या होंगे? सेम होंगे। जैसे आप अर्थक्वेक में जो पढ़ते हो वही भूस्खलन में मिलेगा, वही बाढ़ में मिलेगा। ऐसे बहुत सारे लगभग सेम होंगे मतलब, लेकिन कुछ-कुछ प्रभाव अंतर हो जाएँगे। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे अर्थक्वेक के जो प्रभाव क्या हो सकते हैं? जैसे भूतल पर क्या प्रभाव होंगे? दरारें पड़ेंगी, भूस्खलन की घटनाएँ होगी, भूगर्भिक जल स्रोतों में भी परिवर्तन आएगा। कई बार आपने सुना होगा ना कि किसी क्षेत्र में पानी की कमी थी, लेकिन अर्थक्वेक आने से वहाँ पे पानी आ गया, या जिस क्षेत्र में पानी की अधिकता थी, अर्थ के कारण वहाँ पे पानी की कमी आ गई। तो ऐसे एग्ज़ाम्पल बता सकते हो। इसके अलावा मानव जीव-जंतुओं को क्या नुकसान होगा? जैसे मानव को जन-धन की जो भी हानि होगी, आधारभूत ढाँचा नुकसान, मानव जीवों को क्षति होगी, परिवहन संचार नेटवर्क संकट आएगा, सामाजिक आर्थिक विरासत भी नष्ट हो सकती है। हिस्टोरिकल जो हमारी इमारतें हैं, उन पर्यटन को बढ़ावा देती है, तो कितना नुकसान हो सकता है, जीडीपी को नुकसान हो सकता है, बाढ़, भूस्खलन की घटनाएँ घट सकती है। इसके अलावा जो सुनामी की घटनाएँ करती है, ठीक है? सुनामी की मात्रा छोटी आएगी। तो सुनामी जल के इसमें क्या होगा, जैसे महासागर में अर्थक्वेक आता है तो सुनामी की घटना घटेगी, बड़ा नुकसान कर सकती है। बाँधों का टूटना, लहरें आदि इसमें देखने को मिलता है। तो ये अर्थक्वेक के प्रभाव प्रभाव को जब भी आप दिखाओ ना, तो पैराग्राफ में मत दिखाना, ये मेथड अच्छा है। या तो आप किसी सारणी में दिखा दो, या आप है ना ऐसे कीवर्ड में दिखाओ, क्योंकि इतनी डिमांड नहीं है। आजकल यूपीएससी में ये ऐसा हो गया है कि आप जैसे टॉपर्स की कॉपी देखोगे ना, तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि ज़्यादा पैराग्राफ शैली नहीं है। वहाँ पे की पॉइंट, बुलेट पॉइंट, डायग्राम, फ्लो चार्ट, इनके माध्यम से क्वेश्चन को हैंडल किया जाता है, और वही तरीका है कि कम समय में हम कैसे करें, तो वो एक उपाय है हमारे पास। इसके अलावा जैसे उपाय क्या है?
ठीक है? भूकंप न्यूनीकरण का प्रबंधन और इसके उपाय क्या हो सकते हैं? तो इसमें जैसे एक तो ये है कि उपायों में यदि डायरेक्ट ऐसा नहीं पूछें, जैसे कई बार तो ये पूछ लेते हैं कि भारत के जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है ना, अथॉरिटी है, एनडीएमए, इसके क्या दिशा निर्देश है इसमें? या तो ऐसा क्वेश्चन आता है कई बार, या ऐसा नहीं आता कि सिंपल क्वेश्चन आए कि भारत में भूकंप प्रबंधन को लेकर क्या हो रहा है, उसके क्या समाधान हो रहे हैं? तो आप इन्हीं के जो गाइडलाइन है वही लिख दो, सेम गाइडलाइन है जो हम लिखना चाहेंगे समाधान वाली। जैसे कौन-कौन सी गाइडलाइन है कि जैसे नई संरचनाओं को निर्माण का भूकंपरोधी निर्माण, भारत की जैसे राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता उसमें ऐसी गाइडलाइन जारी की गई कि जैसे नॉर्थ हिमालय की या उत्तरी राज्यों की बात करें तो वहाँ पे अर्थक्वेक जोन में आते हैं, अधिक वाले अर्थक्वेक जोन में आते हैं, तो वहाँ पे किस प्रकार भवन निर्माण होना चाहिए, गाइडलाइन जारी की जाती है। इनका सही से पालन होता है कि नहीं होता, ये भी देखा जाता है। ठीक है। इसके अलावा जैसे मौजूदा जो भी संरचनाएँ बन चुकी है, लेकिन वो अर्थक्वेक ज़ोन में, तो उनको भी हम क्या कर सकते हैं, उनको सुधार कर सकते हैं। उनमें इनको बोलते हैं रेट्रोफिटिंग, यानी जो भी संरचनाएँ ऑलरेडी उस ज़ोन में है जहाँ पे अर्थक्वेक आ सकता है, नुकसान हो सकता है, तो उनको भी क्या कर सकते हैं हम, उनका सुधार कर सकते हैं, उनमें कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा विनियमन और प्रवर्तन, जो भी कानून बनाए गए, उनका सही से पालन हो, नियमों का सही से पालन हो, सही से क्रियान्वयन हो। जैसे भवन निर्माण संहिता का हमने बनाई, तो उसका सही से वहाँ पे पालन होना चाहिए। जैसे आप किसी अर्थक्वेक ज़ोन में हो, वहाँ पे आस-पास में जो भी अधिवास बनते हैं, बस्तियाँ बनती हैं, तो वहाँ के जो प्रशासन है उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वहाँ पे सही से उनका पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, तो ये भी इसमें आएगा। जन जागरूकता समय-समय पर होती है, मॉक ड्रिल होता है, क्षमता विकास यानी शिक्षण, प्रशिक्षण, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आपातकालीन अनुक्रिया यानी भूकंप के दौरान जब आता है भूकंप, तो उस समय क्या मतलब आपदा प्रबंधन किया जा सकता है, जो भी हम टूल पहले पढ़ के आए हैं। ठीक है? भूकंप नियंत्रण केंद्रों की स्थापना हो गई, प्लेट हलचलों का वर्तमान प्रौद्योगिकी द्वारा रियल टाइम निगरानी, ये आजकल नए पॉइंट है, कीवर्ड इस्तेमाल करा करो कि जैसे अर्थक्वेक आता है, तो आजकल थोड़ा-सा ये हो गया कि जैसे-जैसे साइंस आगे बढ़ रहा है, तो हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी हो गई, जैसे जीपीएस, ट्रैकिंग, सेंसर, सुपर कंप्यूटर के माध्यम से हम चट्टानों की, प्लेटों की, इनकी गणना कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि कब बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन ऐसा चल रहा है, ऐसे कार्य चल रहे हैं, तो आप ऐसे पॉइंट बता सकते हो। इसके अलावा भूकंप संभावित जो क्षेत्र है उनका सुवेदता मानचित्र बनाया जा सकता है। चुनौतियाँ क्या हैं? चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई है, कई सारे संकट है, जैसे जन जागरूकता में कमी है। हमने ऐसी संहिताएँ कानून बनाए हैं, लेकिन उनका सही से क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। प्रशिक्षण का अभाव है, विभिन्न हितधारकों के मध्य आपस में जो भी एजेंसी है या लोग हैं आपस में उनमें समन्वय में नहीं है। खराब मतलब दृष्टिकोण, अनुक्रिया है, पर्याप्त तैयारी का अभाव है। तो ऐसी आप चुनौतियाँ बता सकते हो। तो ये जो आपने देखा ऊपर से एकदम पूरा, जैसे कोई क्वेश्चन आएगा आपकी रेंज में होगा, ये मेरा ऐसा विश्वास है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं सुनामी। ठीक। सुनामी क्या है? सिंपल शब्दों में हम देखते हैं। आजकल क्या हो रहा है, ये लेसन जब से हम एजुकेशन वाले बनाने लगे हैं, बहुत लंबे लेसन हो जाते हैं। तो लंबे लेसन एक तो कोई देखता नहीं है, और एजुकेशन वाली वीडियो तो वैसे भी कोई नहीं देखता। यूट्यूब पर ये काम मैंने देखा है। आप देखना, यूपीएससी के ऐसे हज़ारों चैनल हैं जहाँ पे क्या होता है, फालतू का कचरा सब भरा पड़ा है। लेकिन उन पे लोग बहुत देखते हैं। जबकि हम ऐसे वीडियो बनाते हैं, लंबे हो जाते हैं, तो फिर स्टूडेंट नाराज़ हो जाते हैं कि आपने लंबा वीडियो बना दिया, या व्यूज़ नहीं आते हैं। अब व्यूज़ नहीं आते हैं तो फिर आप जानते हो यूट्यूब से कोई कमाई का भी ज़रिया नहीं होता। सीधी-सी बात है, बड़े वीडियो बनेंगे, व्यूज़ नहीं आएँगे, तो व्यूज़ के यूट्यूब पे थोड़े से पैसे मिलते हैं, वो नहीं मिल पाते। इसमें एक नुकसान और होता है कि जब से मैं एजुकेशन वाले वीडियो बनाने लगा हूँ, स्पॉन्सर भी हाथ खड़े कर देते हैं कि यार नहीं, बड़े वीडियो नहीं चाहिए, व्यूज़ आपके आते नहीं हैं, हम स्पॉन्सर आपको करेंगे नहीं। तो ये कई सारी समस्या होती है, इसीलिए मैंने आपको आज बताया था ना कि कुछ मतलब फंडिंग करते हैं, क्राउड फंडिंग, जनता साथ देगी हमारा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कुछ लोगों को बुरा लगेगा कि यार क्या है, मतलब हमसे फंडिंग की बात कर रहा है, तो कोई बात नहीं। लेसन जब देख रहे हो, फ़ायदा आपको मिल रहा है, तो एक बार दिल पे हाथ रख के सोचना। ठीक है, इस बारे में आगे बढ़ते हैं, सुनामी देखते हैं। ठीक है, सुनामी का मतलब क्या है? सुनामी सामान्य शब्दों में हम देखें इसको, तो ये जापानी शब्द है, और सू और नामी इसका अर्थ करते हैं। सू का मतलब बंदरगाह और नामी का मतलब लहरें। सीधा शब्द है कि ऐसी लहरें जो बंदरगाहों को नुकसान पहुँचाती है। ठीक है, तो भूकंप व ज्वालामुखी महासागरीय धरातल पर क्या होता है, जैसे सुनामी कैसे आती है? सागरीय जो जल है या महासागर है, उसके अंदर यदि भूकंप और ज्वालामुखी घटना घटती है, तो वहाँ पर क्या होगा, अचानक जो ऊँची तरंगें खड़ी होगी, ऊर्ध्वाधर तरंगें खड़ी होगी, उससे क्या होगा, ये सुनामी का रूप ले सकती है। और सुनामी में ये चीज़ देखी जाती है कि जैसे महासागर के में क्या होगा, जो जल की तरंगें हैं, उनकी गति किस पे निर्भर करेगी? जल की गहराई पे निर्भर करेगी। जैसे उथले सागर में अधिक गति होगी, और उथले सागर में अधिक गति होगी, इसी कारण क्या होगा, सुनामी तटों को ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। जबकि सुनामी जब आती है, और महासागर में, जैसे महासागर में तो उतना नुकसान नहीं होता है, क्योंकि ये क्या होती है, तटों को ही नुकसान पहुँचाती है। उसका बड़ा रीज़न क्या होता है, जो एनर्जी रिलीज़ होती है, जो भी तरंगें, धाराएँ पैदा होती हैं, वो तटों पे आके खत्म होती है, आपको पता है। लेकिन पीछे से लगातार लहरें आती रहती है, तरंगें आती रहती है। तो एनर्जी तो आती है ना, वो एनर्जी फिर क्या करती है, एक साथ फिर ऊँचाई पकड़ती है, और जैसे इसमें ऐसा देखा भी जाता है कि गहरे समुद्र में सुनामी की लहरों की लंबाई अधिक और ऊँचाई कम। इसके विपरीत उथले सागर में तरंग की लंबाई कम और ऊँचाई ज़्यादा है। तो इसकी जो तटों पर क्या होगा, जो तरंगें होंगी, उनकी ऊँचाई कितनी हो जाएगी, 15 मीटर से अधिक होगी। यानी पूरा पानी आके किस पे पड़ेगा, जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आस-पास जो भी सुविधाएँ हैं, उन पे आके पड़ेगा, या मानव जन-जन को आदि को क्या होगा, नुकसान होगा।
तो ठीक है, इसके प्रभाव क्या होंगे? सिंपल वही है यार, प्रभाव सब सेम आएगा कि तटीय क्षेत्र, जलमग्न, इनको ज़्यादा पढ़ूंगा नहीं क्योंकि सेम बहुत ही अच्छे कीवर्ड है, आप देखोगे पढ़ लोगे आराम से। यदि आप ऐसा सुनामी का क्वेश्चन आता है तो आप निश्चित रूप से इसमें भारत की केस स्टडी जरूर बताओगे। केस स्टडी का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा एग्जाम्पल देके वहाँ पे जो भी मतलब नुकसान हुआ उसकी आप उसके बारे में बता सकते हो। थोड़ी बहुत केस स्टडी एग्जाम्पल देके बताओगे तो आपका आंसर अच्छा लगेगा। तो भारत में सुनामी जोखिम हम देखें तो हम ये जानते हैं कि भारत की तटरेखा बहुत लंबी चौड़ी है ना, तो इसमें ये देखा गया कि लगभग तटरेखा जो लंबी चौड़ी है उसमें से 2200 किलोमीटर तटरेखा ऐसी है जहाँ पर घनी आबादी रहती है, तो वो सुनामी सुबेद है। इसके अलावा जैसे भारतीय द्वीप, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, वहाँ पे स्थानीय आदिवासी भी रहते हैं, तो ये भी कहीं न कहीं सुबेदे हैं। और ऐसा देखा भी गया था, 2004 की सुनामी में ऐसा ही देखा गया था। इसके अलावा जैसे सुनामी प्रबंधन के क्या उपाय हैं, दिशा-निर्देश क्या हैं? तो आप बता सकते हो कि जैसे सुनामी जोखिम आकलन होना चाहिए, सुवेदता विश्लेषण होना चाहिए, मानचित्रण पूर्वांकलन होना चाहिए। सुनामी संबंधी तैयारी की हम बात करें तो जैसे भारतीय मौसम विभाग क्या कर रहा है इसमें? जैसे सागर में क्या किया उन्होंने, रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए ऐसे नेटवर्क बनाए या रियल टाइम निगरानी के ऐसे सूचना केंद्र उन्होंने बनाए। चाहे वो जैसे पानी के अंदर मतलब उन्होंने कोई न कोई उपकरण ऐसे लगाए इसमें, ठीक है? इससे क्या होगा, सुनामी चेतावनी, मॉक ड्रिल, संचार सुविधा प्रसारण में आसानी हो जाएगी। इसके अलावा संरचनात्मक समन उपाय क्या हो सकते हैं? जैसे तटबंध की सुरक्षा हो सकती है, जैसे प्राकृतिक रूप से सुरक्षा कौन करता है? मैंग्रोव वन करते हैं, या प्रवाल भित्तियाँ क्या करती है? तटों की प्राकृतिक सुरक्षा करती है, लेकिन इनको नुकसान पहुँचाया जा रहा है। इसके अलावा हम इसको क्या करते हैं? कृत्रिम रूप से भी बना सकते हैं, जैसे कंक्रीट की दीवार बना सकते हैं, स्थानीय सूचना केंद्र उनका स्थापना कर सकते हैं, सुनामी आश्रय स्थल बना सकते हैं। इसके अलावा तकनीकी कानूनी व्यवस्था का विनियमन व परिवर्तन और तटीय क्षेत्र विनियमन को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। आपातकालीन सुनामी अनुक्रिया कैसे करते हैं? जिस समय सुनामी की घटना घटती है तो उसमें क्या होता है, बचाव, राहत कार्य जो भी इसमें आने चाहिए। इसके अलावा प्रबंधन योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना और आधारभूत ढांचा व क्षमता निर्माण इसमें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वैश्विक सहयोग, जैसे आप हमने देखा ना कि भारत और जापान मिलकर कई बार सुनामी को लेकर सहयोग करते हैं आपसी, तो सुनामी प्रबंधन में जापानी मॉडल भी आप बता सकते हो। नेक्स्ट है भूस्खलन की घटनाएँ। तो भूस्खलन का क्वेश्चन तो बहुत आया। अभी हमने देखा 19 और 20-21 में लगातार भी आया है। 2 क्वेश्चन भूस्खलन क्या है? तो भूस्खलन का मतलब क्या होता है? भूस्खलन का मतलब होता है कि चट्टानों के टुकड़े, मलबे या मिट्टी ढाल के सहारे गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और जो जो भी मलबा होता है नीचे की ओर खिसकता है, उसको बोलते हैं भूस्खलन। भारत में लगभग 15% भूभाग इससे प्रभावित है। और भारतीय प्लेट कारण क्या है? जैसे भारतीय प्लेट हमने देखा, अभी हिमालयन का एग्जाम्पल दिया था, तो जहाँ भूकंप होगे वहाँ भूस्खलन भी आएगा, सीधी-सी बात है, ठीक है? और भूस्खलन के कारण जानो तो 2 कारण मुख्य रूप से नज़र आते हैं, एक प्राकृतिक कारण, एक मानवीय कारण। प्राकृतिक कारण में क्या है? बादल फटना, भारी वर्षा, आपने देखा होगा अक्सर उत्तराखंड में ऐसी घटनाएँ घटती है कि भारी बारिश, बादल फटा और भूस्खलन की घटनाएँ घट गई। प्लेट ट्विनिंग सिद्धांत, यानी प्लेटों का जब गति मूवमेंट होता है, उनमें अभिसरण होता है तो चट्टानें कमज़ोर होती है। भूकंप और ज्वालामुखी तो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ब लैंडस्लाइड के कारण बन सकते हैं। ग्लेशियरों का पिघलना, ये हमने देखा अभी, आपने देखा उत्तराखंड में घटना घटी थी, ठीक है? और मानवीय कारण क्या है? खनन कारण हो सकते हैं, वनों का विनाश, निर्माण कार्य, बांध निर्माण, ये सब क्या करते हैं, कहीं न कहीं चट्टानों को नुकसान पहुँचाते हैं और चट्टानें कमज़ोर होती है और पहाड़ी ढलानों के सहारे फिर क्या होता है, मलबा नीचे की ओर खिसकता है। आपने देखा होगा कई बार जो हाईवे होते हैं पहाड़ों के किनारों के सहारे, तो कई बार बंद हो जाते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, गाड़ियाँ दब जाती है, ठीक है? और भारत में यदि भूस्खलन के हम जोखिम देखें तो मुख्य रूप से जो 2 क्षेत्र आपको पता होना चाहिए, एक हिमालयन क्षेत्र, एक दूसरा वाला कौन-सा, पश्चिमी घाट वाला। और ऐसा क्वेश्चन पहले आ चुका है। अभी मुझे कन्फर्म याद है कि ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कि उसमें पूछा गया था कि क्या कारण है हिमालयन क्षेत्र और दक्षिण भारत या पश्चिमी घाट को लेकर कि उसमें भूस्खलन के अलग-अलग कारण हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, आपको पता होना चाहिए। शायद ज्योग्राफी जीएस फेस्ट में ऐसा क्वेश्चन आया था एक बार। ठीक है, तो उसको आप इस एंगल से बता सकते हो। तो भूस्खलन का अत्यधिक सुभेदा क्षेत्र आपको पता होना चाहिए, ज़ोन पता होना चाहिए। जैसे हिमालयन क्षेत्र है, उसमें ऐसा होता है। प्लेटों के संचलन के कारण ऐसा होता है। इसके अलावा इसमें कौन आएगा? अंडमान निकोबार, पश्चिमी घाट, नीलगिरी, उत्तरी-पूर्वी क खाड़ी खड़ी पहाड़ी ढलानें और भूकंप प्रभावित क्षेत्र। तो अत्यधिक सुभेदा क्षेत्र में आप 2 क्षेत्र याद रखो ना, हिमालय और नीलगिरी, तो आपका काम बन जाएगा। और क्वेश्चन जो आया था कि हिमालय और नीलगिरी में अलग-अलग क्या कारण है? तो हिमालय वाले में जो बड़ा कारण नज़र आता है, प्लेट विवर्तन सिद्धांत नज़र आता है, ठीक है? क्योंकि प्लेटों के कारण क्या होता है, फिर चट्टानें चूर्णित अवस्था में होती है, चट्टानें फिर आसानी से नीचे खिसकती है। और भी बड़े कारण हैं, हिमालयन क्षेत्र विशेषकर उत्तरी-पूर्वी भारत में देखोगे स्थानांतरित कृषि होती है, वहाँ पे क्या होता है, स्थानांतरित कृषि के कारण भी चट्टानें कमज़ोर होती है या आस-पास की जो भी ढ ढ ढाल है उनको नुकसान होता है, जो भी चीज़ें। और इसके अलावा और भी बड़े रीज़न है, भारी वर्षा, बादल का फटना, ऐसी घटनाएँ कहाँ पे? हिमालयन रीजन में है। जबकि साउथ इंडिया की बात करें, पश्चिमी घाट, नीलगिरी की बात करें, तो वहाँ पे भारी वर्षा एक कारण है बड़ा। निश्चित रूप से जब दक्षिण-पश्चिम मानसून आता है, भारी वर्षा होती है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी भारी वर्षा के कारण ऐसी घटना घटती है। लेकिन वहाँ पे अन्य कारण भी है, जैसे खनन, बांधों का निर्माण, ऐसी कई चीज़ें आएगी। तो अलग-अलग एरिया के हिसाब से आपको केस स्टडी बतानी पड़ेगी। ये चीज़ें मैं कहाँ से सीखता हूँ? ये न्यूज़पेपर मुझे सिखाता है। जैसे द हिंदू पढ़ता हूँ, तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें हमेशा आती है और कोई मैगज़ीन ये चीज़ें नहीं सिखा सकती जो डेली लाइफ़ में काम आती है। और यूपीएससी क्या पूछता है? डेली लाइफ़ वाली प्रैक्टिकल चीज़ें ही पूछता है। ठीक है। मज़ा आ रहा होगा मेरे हिसाब से। आज तो अच्छे फ्लो में जा रहे हैं और आशा करता हूँ ये चीज़ें समझ में आ रही है। और यही तरीका है, सेल्फ स्टडी करो, जल्दी सिलेक्शन पाओ, ठीक है? अच्छे नोट्स टू द पॉइंट पढ़ो। ये सीख लेना आपने कि बस मुझे टू द पॉइंट पढ़ना है, फालतू का कचरा नहीं पढ़ना है, ठीक है?
आगे बढ़ते हैं। भारत में भूस्खलन जोखिम का हमने पहला देखा अत्यधिक सुभेद्यता वाला क्षेत्र, दूसरा है अधिक सुभेद्यता इसके पास वाला क्षेत्र यानी इनके आसपास वाले क्षेत्र इसमें आ जाएगा, ठीक है। और आगे है मध्यम व कम सुभेद्यता, अब लद्दाख, अरावली, पश्चिमी पूर्वी घाट के जो वरिष्ठ छाया प्रदेश है दक्कन वाले, उसमें क्या होगा, जहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होगी तो वहाँ पे क्या होगा, भूस्खलन की घटनाएं भी कम होगी। इसके अलावा मध्य दक्षिण पूर्वी भारत के खनन क्षेत्र, वो भी मतलब वहाँ पे भी आता है, लेकिन कम वाले यहाँ पे बनते हैं। इसके अलावा राजस्थान, हरियाणा, अन्य क्षेत्र इसमें। और भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण के उपाय क्या हो सकते हैं, दिशा निर्देश क्या हो सकते हैं, तो वही भूस्खलन जोखिम मानचित्रण हो गया, क्षेत्र विशिष्ट उपाय, यानी हिमालय में कारण अलग है और दक्षिण भारत में अलग कारण है, तो उपाय भी हमें अलग अलग ढूंढने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि हमने भूस्खलन की एक सेम सांचा फिट कर लिया उपाय का, वही अप्लाई कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। एरिया स्पेसिफिक सोल्यूशन इसको बोलते हैं। वनारोपण व मेड़बंदी करनी चाहिए, उससे क्या होगा, जैसे कई जगह घास भी लगाई जाती है ताकि चट्टानों को वो जकड़ लेती है, वनारोपण बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थानांतरित कृषि की जगह क्या हो, जैसे ये बात सही है कि यार अचानक तो बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे हम स्थानीय जो लोग हैं उनको बोले कि यार आप स्थानांतरित कृषि बंद कर दो, तो उनको संकट आ सकता है। तो उनको क्या, इनको थोड़ा समता निर्माण करना, उनको थोड़ा गाइड करना कि आप ये काम सीढ़ीदार खेती के माध्यम से कर सकते हो, जैविक खेती से कर सकते हो। इसके अलावा पहाड़ी ढलानों पर आजकल क्या होता है, रिटेनिंग वॉल्स लगाई जाती है। आप देखना कि आजकल साइंस और टेक ने अच्छा काम किया है कि चट्टानों को बांधने का काम किया, तो ये आप बता सकते हो, या वहाँ पे ऐसी दीवारें भी बनती है, ठीक है। उस भूस्खलन सुभेद्य क्षेत्रों में निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध होना चाहिए। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि किस प्रकार हिमालय में जो डेवलपमेंट वाली चीज़ें हैं, कैसे वहाँ की चट्टानों को नुकसान पहुँचा रही है, कैसे हम आने वाले वक्त में वहाँ पे अर्थक्वेक और भूस्खलन को आमंत्रित कर रहे हैं। चट्टानों की रियल टाइम निगरानी, सेंसर, जीपीएस ट्रैकिंग आदि इसमें आनी चाहिए। तो आज ये टॉपिक काफ़ी लंबे चौड़े थे और हमने देखा, आज बाकी की जो लेसन है कल वाले लेसन में कवर करेंगे जो बाकी का सिलेबस है, ठीक है। जैसे उसमें सूखा बाढ़ वगैरह वो उसमें कल लेंगे और परसों बाद में इसका लास्ट चैप्टर बनाएंगे। तो लेसन यदि पसंद आए तो लाइक शेयर करते रहना। मिलते हैं एक वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।